हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम लोग जितने भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं उसमें से 5 या 6 बिजनेस को टारगेट टारगेट करेंगे इस वीडियो में। और कोशिश करेंगे एक शॉर्ट में समझने की कि सभी बिजनेसेस में चल क्या रहा है, यहाँ से कैसा आउटलुक रहते हैं। अल्टीमेट एम ये है कि हमारे पास एक लिस्ट हो एक अच्छे फाइनेंशियल्स की। ऐसे हम 2 या 3 वीडियो करेंगे इस क्वार्टर में। ऑलरेडी हमने जियो फाइनेंस और एसजी फिनसर को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो से भी कुछ 1 या 2 फाइनेंशियल्स हम लोग निकालेंगे और ऐसे ही कुछ वीकली या कुछ एक या दो वीक में और ऐसे ही वीडियो करेंगे जहां पे हम लोग 5 या 6 फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, ताकि एट द एंड ऑफ दिस क्वार्टर वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ द होल फाइनेंशियल्स, वहां पे क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में एक अच्छा आइडिया लग सके। तो देखिए, अभी अगर मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दूं तो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो रहा है, 2 या 3 तरह की चीजें पूरी प्ले आउट हो रही है। एक आपके कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स कम हो रहा है, वैसे फाइनेंशियल्स देखने हैं आपको जहां पे आपका ओपेक्स टू एयूएम एयूएम कम हो रहा है, आपकी माइक्रो फाइनेंस साइकिल आपकी रिकवर कर गई है एक तरह से। तो वहां पे आपके जो क्रेडिट कॉस्ट है वो आपके कम हो चुके हैं। दूसरी चीज क्या है, उसका जो पूरा इम्पैक्ट था आपके जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स वाली बुक होती है वहां पे क्या था। तो वैसे फाइनेंशियल्स को आपको पकड़ना है कि जहां पे वहां पे भी आपकी जो एनपीएस है, जो 30+ डीपीडी है, वो आपकी कम हो गई है। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स को आप देखोगे और अल्टीमेटली वैसे फाइनेंशियल्स जहां पे आपको यील्ड या निम का आपको एक्सपांशन दिख रहा है, तो ये सारे जो कुछ पैरामीटर्स हो जाएंगे ये आपको एक अच्छे फाइनेंशियल की तरफ आपको बेसिकली लेके जाएगा। जहां पे ये चीजें टर्न अराउंड हो रही है या फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, वहां पे चीजें आपको काफी अच्छी दिखेगी। ये सभी चीजों का जो नेट रिजल्ट होगा वो अल्टीमेटली आपका आरओए का एक्सपांशन होगा और उससे नेट नेट आपको आपकी आरओई आगे बढ़ेगी। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए इसी बेसिस पे हमारे जो जितनी भी फाइनेंशियल है उसको हम लोग जजमेंट देंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट पिरामल फाइनेंस। अब पिरामल फाइनेंस आप देखते हैं कि जो पूरा पिरामल ग्रुप उससे निकली हुई कंपनी है। अब इस बिजनेस में एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये बिजनेस देखेंगे तो आप पूरा एक टर्न अराउंड फेज में चल रहा है। ये लोग जो इनका पुराना जो इनका लीगेसी बुक है जहाँ पे ये लोग रियल एस्टेट वगैरह में अपने लोन्स वगैरह को देते थे, उसको घटा के अभी जो पूरा डिटेल की तरफ फोकस किए हैं पिछले 4 या 5 सालों में इन्होंने लगभग 40 से 50% पे अपनी पूरी एयूएम को ग्रो किया है। अब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आप देखेंगे तो लगभग इनका जो पूरा नेट एयूएम है लगभग लगभग आप मान लीजिए 1 लाख करोड़ एयूएम को क्रॉस कर चुका है। अब इसमें जो इनकी पूरी लेगेसी बुक है उसका अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 3 या 5% हो गया है। अब कंपनी यही कहता है कि आने वाले समय में ये जो पूरा इनका लेगेसी बुक है आने वाले 1 या 1.5 साल में वो पूरा नेग्लिजिबल हो जाने वाला है। अब देखिए, पिरामल फाइनेंस के केस में और क्या हो रहा है, इनकी क्रेडिट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, बिकॉज इनका एक जो लार्ज चंक ऑफ जो बुक है वो आपका रिटेल फाइनेंस हो गया, जहाँ पे आपके हाउसिंग फाइनेंस लोन होते हैं, आपके लैब बुक हो गया, मॉर्टेज लोन्स हो गया, उन सभी चीजों को देते हैं, गोल्ड लोन्स देते हैं। फिर आपकी जो इनकी बिजनेस लोन्स है वहां पे आपकी एनपीएस ऑलमोस्ट नील है। नील क्यों है, बिकॉज वहां पे उन्होंने अपनी जो ग्रेनुलरिटी होती है, मतलब जो पूरी जो भी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए जो भी लोन्स देते हैं उसको लगभग मान लीजिए 50 करोड़ का पूरा उसका एयूएम कर दिया है। उससे क्या है, आपकी जो रिस्क है वो आपकी डिवाइड हो जाती है, हेज हो जाती है एक तरह से। तो वहां पे चीजें अच्छी चल रही है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, सिंस कंपनी देख रहे हो आप टर्न अराउंड हो रहा है, जो इनका लेगेसी बुक है वो हट रहा है, तो इसके कारण इस कंपनी को कई सारे पैरामीटर्स पे इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो आपकी अपग्रेड होती जा रही है। अपग्रेड होते जा रही है, उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो रहा है, इनका यील्ड है वो स्टेबल है। और सिंस जैसे जैसे आप देख रहे हो ना चीजें इनकी चेंज हो रही है, उससे इनकी यील्ड में आपको एक्सपांशन भी दिख रहा है। और दूसरा चीज क्या है, इस दोनों चीजों का नेट रिजल्ट ये होता है, जो इनका निम है, निम अगर आप देखेंगे ना, जो इनका निम एक्सक्लूड कर दीजिए जहां पे आपकी इनकी लेगेसी बुक है, और जो इनका निम है प्रेजेंट मतलब ग्रोथ बुक वाला, वो दोनों मर्ज कर रहा है। कहने का मतलब क्या, वो दोनों एक एक साथ आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि निम का एक्सपांशन हो रहा है। तो आपका निम का एक्सपांशन हो रहा है, स्प्रेड आपकी स्टेबल है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है, क्रेडिट कॉस्ट पे आपका पूरा आउटलुक सही है। तो उस कारण कंपनी को काफी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब देखिए इनके पीपीटी से हम लोग कुछ और पॉइंट सीखते हैं और इनके पूरा जो गाइडेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप इनके बुक को देखोगे ना, तो किसी भी बिजनेस को अगर आपको दिखना है तो आप इनका यहाँ पे ये नंबर देख सकते हैं कि जैसे इनका जो एयूएम का टारगेट है, मतलब ये लोग आने वाले 1.5 सालों में अपनी जो एयूएम की बुक है उसको यहाँ से जैसे अभी देखेंगे आप FY 26 के एंड में लगभग 1 लाख करोड़ एयूएम हो गया है। अब ये लोग जो पूरा गाइडेंस की बात करते हैं कि हम लोग लगभग 25 से 30% पे ग्रो करेंगे। चलिए कंजर्वेटिव अगर हम 25% माने, तो आने वाले 2 सालों में ये लोग लगभग 1.5 लाख करोड़ का अपना पूरा एयूएम करने की बात करते हैं। अब इसी में अगर आप देखोगे ना, वो आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब कंपनी जो यहाँ पे अपना अपकमिंग ईयर है FY 27 जो है, वहां पे अपने आरओए को कहां पे रखने की बात करता है, तो कंपनी कहता है कि वो मान लीजिए आपका 2.5x के ऊपर आरओए खत्म होगा। अब उसी के कारण जो आपकी लेवरेज रेशियो है वो भी आपकी बढ़ेगी, तो वो भी लेवरेज रेशियो कंपनी यहाँ से बढ़ाने की बात करता है कि 4 या उसके ऊपर जाएगा। जब ये दोनों पैरामीटर का आपका मिक्सिंग दिखेगा, तो जैसे अगर आप देखते हो इनका जो नेट आरओई है वो आपकी इंक्रीज होते हुए ट्रेजेक्टरी में चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट और जो इनका कंसोलिडेटेड पैट है, वहां पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का एक और कारण ये भी है कि इनका जो पूरा बोरोइंग कॉस्ट है वो भी कम हो गया है। दूसरा चीज ये है कि पिछले कुछ क्वार्टरों में ये लोग अपने ब्रांच को काफी रैपिड पेस में एक्सपांड कर रहे थे, तो उसको उन्होंने अभी कम कर दिया है। अब क्या होता है, आपकी ब्रांच एक तरह से खुल गई है, अब उस ब्रांच की प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या, आपके जो खर्चे हैं वो ऑलरेडी हो गया है, आप उस ब्रांचेस को, उनका जो एयूएम पर ब्रांच है उसको आप बढ़ा रहे हो।
तो उससे नेट नेट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसके कारण आपका जो ओपेक्स का ग्रोथ है वो आपको कम दिख रहा है, उसके कारण इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो वो सभी कारणों से आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट्स है वो आपका काफी तेजी से बढ़ रहा है। और दूसरा चीज ये भी है कि आपको आपकी जो क्रेडिट क्वालिटी है, मतलब जो आपकी जो बेसिकली आपके एनपीएस बकेट हो गए वो आपके स्टेबल है, तो उससे भी आपको क्रेडिट कॉस्ट में उतना इंपैक्ट लेना नहीं पड़ रहा है। तो वो भी एक कारण है इनके बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज आने का। और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो रिटेल और जो इनका बिजनेस लोन्स है वो लगभग आप मान लीजिए 85 से 15% के बीच में रहेगा, और उसी में इनकी लेगेसी बुक है वो आपकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रही है। और पैट देखेंगे तो FY26 में, जो कि FY25 में, वहां से आप देखिए कंसिडर मतलब 3x, ऑलमोस्ट 3x का ग्रोथ आपको दिखता है। तो 1500 करोड़ रुपए पैट इनका हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में। देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पे देखिएगा नीचे बहुत सारे आइटम्स है जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी अपने शेयर्स वगैरह को सेल किया है। उससे क्या होता है, आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपकी स्ट्रेंथन हो रही है, आपकी बैलेंस शीट में एक तरह से इक्विटी की प्रोफाइल इंफ्यूज हो रही है। उसी कारण क्या है, आपको जो फर्दर लेवरेज लेना होगा वहां पे आपको फायदा मिलेगा, तो उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी आने वाले क्वार्टर्स में। अब फाइनली अगर हम लोग इनके आरओई के नंबर्स को देखिए, तो अगर आप आरओई के नंबर को देखोगे तो जो इनका पूरा साल एंड हुआ है वहां पे आप इनकी जो नेट आरओई आई है लगभग मान लीजिए 6 से 7% के बीच में होगी। और जो इन्होंने क्वार्टर 4 को एंड किया है वहां पे आप देख रहे हैं आरओई लगभग 8% पे है। अब एक और चीज आप देखिए, जैसे जैसे इनका लेगेसी बुक कम होगा ना, तो उससे जो इनका एक आरओई पे एक वहां से बूस्ट आएगा, और दूसरा जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है वहां से भी बूस्ट आएगा। तो कंपनी यही कहता है कि जो आपका आपका अपकमिंग ईयर है, मतलब FY27 जो है, और आपका FY28 जो है, जहाँ पे इनका लगभग 1.5 लाख करोड़ पूरा एयूएम करने का टारगेट है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ से एक फर्दर स्कोप है आपका 4 से 5% आरओई को इंप्रूव होने का। और इसी चीज का एक रिफ्लेक्शन है आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे इस पर्टिकुलर ईयर को इन्होंने लगभग 1500 करोड़ पे एंड किया है। अब कहते हैं कि आने वाले ईयर में लगभग मतलब मान लीजिए 50% ग्रो करेंगे, तो मान लीजिए लगभग 700 से 800 करोड़ का पैट इनका और इंक्रीज होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि FY27 को लगभग मान लीजिए 2200 से 2300 करोड़ के पैट पे एंड करेंगे। और जो इनका FY28 का प्रेजेंट जो मिड टर्म का गाइडेंस ये लोग दे रखे हैं, वहां पे कहते हैं पैट को अपने डबल 3x करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि मतलब 3000 से 4000 करोड़ का पैट ये लोग FY28 में टारगेट करते हैं। तो अगर मैं पूरा एक बर्ड आई व्यू दूं आपको इस पूरे बिजनेस का, तो इस बिजनेस में ऑलमोस्ट सारी चीजें अभी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मतलब वो होता है ना कि सारे चेकलिस्ट जो आपके हैं एक तरह से वो चेक 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 हो रखे हैं। तो और देखिए प्रेजेंटली क्या है इस पर्टिकुलर बिजनेस का, आप देख रहे हो कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की एयूएम है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रेंथेंड है, और आपका जो प्रेजेंट प्राइस बुक है वो लगभग मान लीजिए 1.5 के बीच में है। तो उस पैरामीटर पर आप इस बिजनेस को देखिए तो काफी एक अच्छा आउटलुक आपको यहाँ से मिलता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिजनेस में चलिए बात करते हैं फेडबैक फाइनेंशियल्स की। तो इनके बिजनेस में अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये लोग क्या करते हैं, आपका जो शॉर्ट टर्म लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है और जो आपकी मिड टर्म लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो टिकट साइज का डिफरेंस है, एक में आप कम टिकट साइज में देते हो और एक हाई टिकट साइज में देते हो, तो उन बुक को बेसिकली ग्रो कर रहे थे। वहां पे आपके जो शॉर्ट टर्म में आपने देखा काफी इशूज चल रहे थे, तो उन चीजों को ये लोग पूरा रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीजें काफी रेक्टिफाई हो गई है, लेकिन जो आपके पास्ट में इशूज थे, जो आपके एनपीएस थे, वो अभी भी इनके बकेट्स में आ रही है। तो उस चीजों का रेजोल्यूशन चल रहा है। दूसरा चीज ये लोग क्या कर रहे हैं, रिसेंट अभी आप देख रहे हो कि गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपका जो गोल्ड है उस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ है। मतलब वो जो पूरा वैल्यू बेस्ड ग्रोथ है, जैसे आप बहुत सारे गोल्ड फाइनेंसिस को देखते हो ना, उन सभी कंपनियों में ग्रोथ आ रहा है, तो उसका एक कंपनी को एडवांटेज मिल रहा है। तो इनका जो पूरा नेट एयूएम है अभी लगभग आप मानिए तो 51% आपका गोल्ड लोन से आता है, लगभग 49% आपकी लैब बुक से आता है। अब कंपनी जो गोल्ड बुक है उसको फर्दर ग्रो करने की बात करता है। अब पूरा अगर इनका जो एक और चीज ये लोग कर रहे हैं, जो पुराना इनका बिजनेस लोन है उसको ये लोग घटा रहे हैं। अगर आप उस चीज को हटा दोगे तो कंपनी का नेट जो एयूएम ग्रोथ है वो आराम से 30% के ऊपर आता है। अब कंपनी का फर्दर गाइडेंस क्या है यहाँ से, अब कंपनी कहता है कि भाई 25 से 30% के बीच में ग्रो करने की बात करता है। और जो FY26 इनका रहा है वहां पे इन्होंने पूरे कलेक्शंस के ऊपर काम किया है, आपकी जो पूरी ब्रांचेस वगैरह है उनको खोला है, जैसे आपके जो ब्रांचेस होते हैं ना वहाँ पे गोल्ड लोन्स वगैरह को भी लेके आए हैं, तो उन सभी चीजों पे वर्क किया है। तो एक हाई ओपेक्स वाला ईयर इनका रहा है। अब जो FY27 है वहाँ पे कंपनी कहती है कि हम लोग अपने जो भी इनकी बुक रही है वहाँ पे एक ऑपरेटिंग लेवरेज देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको दिखेगा इस बिजनेस के केस में भी आपके ओपेक्स वगैरह कम होंगे, ब्रांच की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब देखिए इस बिजनेस को क्या है, ये बिजनेस काफी अच्छा तो कर रहा है, बट यहाँ पे जो आप देखोगे ना, इनका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो यील्ड में है वहां पे आपको प्रेशर दिखा है। यील्ड में प्रेशर क्यों दिखा है, एक तो कंपनी ये कहती है कि सिंस सिंस अभी गोल्ड लोन में काफी ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे आप अपने गोल्ड लोन्स को बढ़ाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देते हो, नए नए ब्रांचेस में जो आपके क्लाइंट होंगे उनको बेसिकली बोनस वगैरह दोगे, तो उन सभी चीजों में खर्चा है, तो उसके कारण आपको नेट नेट यील्ड में थोड़ा कंप्रेशन दिखता है। एट द सेम टाइम बट थोड़ा सा यील्ड में जो कंप्रेशन है वो आपकी कॉम्पिटिशन के कारण भी है। तो नेट अगर आप देखोगे तो इस बिजनेस कुछ उस तरह से आगे बढ़ रहा है। बट अगेन, तो जब मैं फेडबैंक फाइनेंशियल को देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जैसे कैप्री ग्लोबल जैसी कंपनी है, वो ऑलरेडी आप देख रहे हो हर पैरामीटर पे काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। मतलब उसमें जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो आपका मच बेटर वे में प्ले आउट हो रहा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद फेडबैक फाइनेंशियल। तो फेडबैक फाइनेंशियल को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगेन बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, और इनका प्राइस बुक अगर आप देखोगे ना तो लगभग 2 के ऊपर ही है। तो फर्दर यहाँ पे और प्राइस बुक कितना इंक्रीज होगा, मतलब 3x कर दोगे। अब कैसे कैप्री ग्लोबल है वो भी लगभग मान लीजिए आप 2.5 से 3x के प्राइस बुक पे है,
और वो बिजनेस उसमें जैसे आपका ओपेक्स टू एयूएम हो गया, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह हो गया, काफी तेजी से बहुत सारे क्वार्टर से घट रहा है, और वहाँ पे जो एयूएम ग्रोथ है वहाँ पे उन्होंने अपने लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस को इंक्रीज किया था। तो वो कंपनी को भी आप देखिए। तो ये पूरा डिस्कशन आपका फेडबैक फाइनेंस के बारे में हो गया। इंटरेस्टिंग बिजनेस जो अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है आई फाइनेंस, इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ये बिजनेस है क्या एक्चुअली में। ये बिजनेस आपका कुछ जो 5 स्टार होता है, एसबीएफसी होते हैं, उनसे थोड़ा रिलेटेड बिजनेस है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो आई फाइनेंस है एक ऐसे सेगमेंट में काम करता है, आपकी प्योर प्ले आपके रूरल सेगमेंट में भी काम नहीं करता है, टीयर 1 में भी काम नहीं करता है। जो बीच की जो एरिया होती है जहाँ पे आपके ये छोटे छोटे शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, उनको मॉर्टेज लोन्स वगैरह देता है, कुछ सिक्योर्ड बुक है, कुछ अनसिक्योर्ड बुक है, वहां पे चीजें ये लोग थोड़ी लोन्स वगैरह देते हैं। 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, उस तरह के लोन बुक ये लोग देते हैं। तब इस इनके बिजनेस में क्या हो रहा है, इनके बिजनेस में भी वही सारी चीजें प्ले आउट हो रही है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस की है। कहने का मतलब क्या है, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, आपकी यील्ड वगैरह जो स्टेबल है, वो सारी चीजें प्ले आउट हो रही है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो रहा है। अब देखिए इस बिजनेस को मैं कैसे देखता हूँ। तो ये जो बिजनेस है ना, यहाँ पे जो इनका पूरा ये लोग अपने एयूएम को चेंज करने की बात करते हैं। तो जैसे देखेंगे ये लोग अपने जो इनके मॉर्टेज लोन्स हो गया, और इसको कहते हैं हाइपोथेकेशन लोन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर का कुछ मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कुछ की लैंड प्रॉपर्टी हो गई, उन सभी को एज अ कोलेट्रल के रूप में रखते हैं और उसके बेस पे एलटीवी वैल्यू के अकॉर्डिंग वहाँ पे लोन्स देते हैं। अब ये जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, लगभग मान लीजिए अभी अनसिक्योर्ड बुक जो है वो ज्यादा है, और वो जो प्रोडक्ट मिक्स है आने वाले समय में आपका अनसिक्योर्ड बुक कम होने वाला है और जो सिक्योर्ड बुक है उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला है। अब उसमें भी जो आपका आपका जो बेसिकली हाइपोथेकेशन लोन है ना, उसमें भी कहने का मतलब ये है कि 30% जो है आपके अनसिक्योर्ड रहेंगे और 70% सिक्योर्ड रहेंगे। तो नेट नेट अगर आप 100% लोगे ना, तो लगभग जो इनका पूरा एयूएम मिक्स है आने वाले समय में लगभग 30% अनसिक्योर्ड हो जाएगा, और 70% जो है वो आपका इन एनी वे पार्शियल और फुल्ली कोलैटरल के वे में आपका सिक्योर्ड बुक रहेगा। तो आप ये देख रहे हो कि भविष्य में जो इनका यील्ड है वहां पे आपको कंप्रेशन दिखेगा, सिंस आप सिक्योर्ड बुक की तरफ चलोगे। और वो उसी कारण से आप कंपनी का जो निम देखोगे ना, वहां पे भी जो इनका भविष्य का गाइडेंस है, वो निम में इन्होंने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग इनके पीपीटी से और समझते हैं। पूरा एयूएम वगैरह है और जो एवरेज यील्ड वगैरह है वो काफी इंप्रूव हो रही है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 पैरामीटर दिखाना चाहूंगा, दो क्या चलिए 3 पैरामीटर देखते हैं। तो देखिए इनका कॉस्ट टू इनकम है वो भी आप देख रहे हो कि कंसिस्टेंटली कम हो रहा है। जो निम है क्वार्टर 4 में आपको दिखेगा एक्सपांड होकर 16.4 हो गया है। और जो एवरेज यील्ड है आपके पोर्टफोलियो की, सिंस आप एक बहुत ही नीच सेगमेंट में देते हो ना, तो जैसे आपको अर्बन फाइनेंशियल्स वगैरह का यील्ड मिलता है, कुछ उस रेंज में इनको भी यील्ड मिल रहे हैं। तो लगभग आप देख लीजिए 23 से 24% की यील्ड मिल रही है, और वो भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब और जो एसेट क्वालिटी होगी वो भी आपकी काफी इंप्रूव मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख रही है। बट एक चीज आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि इस बिजनेस का जो आरओई है और जो आरओए है वो ऑलरेडी काफी एक्सपांड हो चुका है। कहने का मतलब क्या है, क्वार्टर 4 में इन्होंने लगभग 16% आरओई पे एंड किया है, और जो आरओए है वो लगभग 4.6% पे फिनिश किया है। अब यहीं पे कुछ और चीजों को समझने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे निम दिखाया कि क्वार्टर 4 में इनका जो निम है लगभग 16.4 पे एंड किया है। वही जब मैं आपको FY26 का निम दिखाऊंगा तो लगभग 14.6 पे एंड हुआ है। अब ये दोनों नंबर देख के जब आप इनके पूरे गाइडेंस को देखोगे ना, तो आपको एक अच्छी चीज का आइडिया लगेगा। सो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि क्वार्टर 4 के अंदर जो इनका निम था वो आपका बढ़ के लगभग 16.4% हो गया था, और FY26 जो है वहां पे आपका निम 14.6% रहा है। बट इन्होंने जो FY27 में गाइडेंस दिया है वहां पे लगभग 14.25 से लेके 14.75% का निम का गाइडेंस दिया है। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। अब ये गाइडेंस इन्होंने क्यों दिया है, ये गाइडेंस के 2 या 3 कारण है। तो आप देखिए ये बिजनेस का एक तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, दूसरा ये लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है, ऑल्दो जो इनका कस्टमर सेगमेंट है वहां पे उतना जियोपॉलिटिकली इंपैक्ट होता नहीं है, सिंस वो आपके लोकल किराना शॉप्स वगैरह हो गए ना, उस तरह के कस्टमर होते हैं। बट एट द सेम टाइम कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको चेंज होते हुए अपने निम के गाइडेंस को कंजर्वेटिव रूप में दिया है। तो आप दूसरी चीज ये भी है, जब आप इनके यील्ड को देखते हो ना, तो यील्ड माइनस जो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो इनको नेट इंपैक्ट दिख रहा है ना, जो पूरा निम एक्सपांशन इनको दिख रहा है, वो इनका एक लार्ज चंक जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के कारण है। तो उस चीजों को भी आपको देख के चलना है। और इस पूरे बिजनेस के अंदर जो आप देखेंगे ना, सिंस बिजनेस तो देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ ही रहा है, आरओई का यहाँ से एक्सपांशन भी होगा, आरओए भी इनका स्टेबल है, और उसी डायरेक्शन में ये लोग कहते भी हैं। कहने का मतलब क्या है, जो FY27 है या फिर उसके आगे का जो लोग जो आरओए का गाइडेंस देते हैं, लगभग वही 4.4 से लेके 4.5 के बीच में देते हैं। कहने का मतलब क्या है, इनका आपने देखा क्वार्टर 4 के अंदर में ही जो आरओए रहा है वो लगभग 4.6 पे रहा है। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ से फर्दर आरओए के इंप्रूव होने के चांसेस नहीं है। आरओई का थोड़ा एक्सपेंशन होगा जैसे जैसे आपका लेवरेज बढ़ेगा। तो नेट जब मैं इस बिजनेस को देख रहा हूँ ना, तो इस बिजनेस में आप देखिए इनका जो गाइडेंस है, यील्ड का कंप्रेशन हो रहा है, इनकी जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रही है। तो जब मैं आई फाइनेंस को देखता हूँ, चलिए अभी अभी इनका जो प्राइस बुक होगा वो मान लीजिए 1 या 1.5 के बीच में रहेगा। तो जब मैं आई फाइनेंस को देख रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, फिर जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गई, या फिर मेरे पास अरमान फाइनेंशियल जैसी ऑलरेडी कंपनी है जो इस सेगमेंट में काम करता है, इस तरह के नियम मुझे देता है, या फिर इस तरह की एसेट क्वालिटी जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है। अब देखिए एक और पैरामीटर को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कंपेयर करूं तो यू विल फाइंड कि आई फाइनेंस जो है उनका क्रेडिट कॉस्ट लगभग 4% है, और इनका जो निम है वो 14 या 15% हो गया। अब यील्ड में से आप क्रेडिट कॉस्ट माइनस कीजिए तो नेट नेट जो आपको इनकम मिल रही है वो आपको 11% की मिल रही है।
अब यही 11% का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ना, वो आपका आईडीएफसी फाइनेंस इन सिक्योर्ड बुक दे देता है। तो कहने का मतलब ये है, व्हाई विल आई ट्राई टू टेक अ रिस्क ऑफ आई फाइनेंस, ऑल्दो बिजनेस डायरेक्शनली अच्छा प्ले हो रहा है। अब अगर मुझे इसी सेक्टर में प्ले करना है, मतलब इसी जो कस्टमर सेगमेंट है वहां पे प्ले करना है, तो मेरे पास अरमान फाइनेंशियल ऑलरेडी है, जो अपने बिजनेस को और भी तेजी से ग्रो कर सकता है। वहां पे एसेट क्वालिटी और भी बेटर स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट और बेटर आपको ट्रेजेक्टरी दिखेगी। तो आई फाइनेंस को मैं उसको इस तरह से देखता हूँ। चलिए अब एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो एसबीएफसी फाइनेंस को देखोगे ना, तो ये बिजनेस जो है काफी स्टेबल है, काफी प्रेडिक्टेबल है। कंजर्वेटिव तो किसी भी तरह से नहीं है, अपने हर लोन बुक को कहता है कि 5 से 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करेंगे, और पिछले 12 या 13 क्वार्टर से ये लोग अपने कंसिस्टेंटली उस चीज को ग्रो करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए इनके पिछले कुछ क्वार्टर में आप देखेंगे तो इनका थोड़ा डिसबर्समेंट में आपको स्लो डाउन दिखा था। डिसबर्समेंट में स्लो डाउन क्यों दिखा था? बिकॉज आपने देखा ना, जैसे फेडबैंक फाइनेंस हो गया, उनकी भी लैब बुक में कुछ दिक्कत आई थी, तो यहाँ पे भी इनकी जो लैब बुक है वहां पे आपके 30+ डीपीडी बढ़ रहे थे। अब वहां से कैसा आउटलुक लग रहा है आपको इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? तो मैनेजमेंट ने वही वही कहा था कि आने वाले क्वार्टर में उसको वो लोग घटता हुआ दिखते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आप देखेंगे तो इनका जो बेसिकली आपकी जो एनपीए है या फिर जो 30+ डीपीडी का हो गया, वो सारी चीजें आपको कमी दिखती है। और दूसरी चीज क्या है, इस कारण से इनका जो डिसबर्समेंट था वो भी आपको उसमें थोड़ी कमी होती हुई दिखी थी। अब इस क्वार्टर में इनका डिसबर्समेंट जो है वापस आपका पिकअप कर रहा है, तो कंपनी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब ये जो कंपनी है आराम से आपका वही जो 5 से 7% जो आपका ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो आपका एयूएम ग्रोथ होता है, उसके बारे में बात करता है। डिसबर्समेंट वही अपना 20% पे ग्रो करेंगे, तो बिजनेस आराम से ईयर ऑन ईयर लगभग मान लीजिए 25 से 30% पे ग्रो करेगा। अब जो पूरा ईयर एंड हुआ है, वहां पे इन्होंने लगभग अपने जो पूरे एयूएम है उसको आई थिंक 29% ग्रो किया है, और स्लाइट ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, तो इनका पैट 30-31% पे ग्रो किया है। अब देखिए इनका जो पूरा एयूएम मिक्स है, एयूएम का जो पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग विल फाइंड कि इनका एयूएम वही 29% पे ग्रो किया है, और ये लोग जो ब्रांचेस है उसको अपने इसी रेट में ऑलमोस्ट आपके अपकमिंग ईयर है वहां पे भी खोलेंगे। अब जो इनका ओपेक्स टू एयूएम है वो कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो पिछले बहुत सारे क्वार्टरों से घट रहा है। तो लगभग आई थिंक लास्ट हर साल ये लोग बात करते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट पे इसको घटाएंगे, और लास्ट 3 या 4 सालों में लगभग 150 से 160 बेसिस पॉइंट पे इन्होंने घटाया है। और अपकमिंग ईयर में भी इसको बेसिकली उसी ट्रेजेक्टरी में ये लोग आगे आगे जाता हुआ दिख रहे हैं। अब इनका जो नेट अगर मैं बोलूँ आपका आरओए है और आरओई है, जो यहाँ पे इनका 14.48% पे आपका फिनिश हुआ है अपकमिंग ईयर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हर साल लगभग इनका 1 से 1.5% आरओई इंक्रीज हो रहा है। तो अपकमिंग ईयर में भी देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से आरओई जो है इनका 15-15.5% के आसपास इनका इंक्रीज हो। तो बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। फर्स्ट बैंक के बारे में आपको शॉर्ट में समझाऊं तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आप देख रहे हैं, इनका बिजनेस अच्छा करता है, फिर इनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। पहले वो आई थिंक मुंबई में वो टॉल वाला इशू हुआ, फिर इनके बैंक में फ्रॉड वगैरह हो गए। तो अगर मैं उन सभी चीजों को हटा देता हूँ, तो चलिए यहीं से अगर मैं मानूं कि चीजों की यहीं से शुरुआत हो रही है, और बिजनेस प्रेजेंटली आज कैसा कर रहा है। तो प्रेजेंटली अभी बिजनेस ने जो है अपना, इनके जो भी क्रेडिट कार्ड के बिजनेस वगैरह हो गए, जिन भी चीजों को ये लोग ग्रो कर रहे थे, उनमें जो खर्चा होना था, मतलब 70 से 80% जो भी इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो वगैरह है, उनमें खर्चा ऑलमोस्ट हो गया है। और वो सभी जो खर्चा है ना, वो आपका धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो बिजनेस भी लगभग अपने जो कॉस्ट बाई इनकम रेशियो है, लगभग 70% इनका अभी है, उसको आने वाले 2 या 3 सालों में लगभग आई थिंक 50-60% पे करने की बात कर रहा है। दूसरा चीज क्या है, इनका जो आप पूरा नेट और पैरामीटर्स देखते हो ना, इनकी जो पूरी पोर्टफोलियो है लगभग वहां पे 13 से 14% का अपना यील्ड अर्न करते हैं। क्रेडिट कॉस्ट और उसमें हटा दीजिए तो आपको नेट में दिखेगा कि 11% का ये लोग पूरा नेट इंटरेस्ट इनकम के आसपास ये लोग अर्न कर रहे हैं। अब कंपनी जो है अपने जो डिपॉजिट बुक है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो लगभग मान लीजिए ईयरली लगभग 20 से 25% की डिपॉजिट बुक को ग्रो करते हैं। अब क्वार्टर 4 में क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंस आपने वो देखा ना, कोविड के बाद से सभी कंपनियों ने अपने एफडी रेट को बढ़ा दिया था, मतलब जो सेविंग रेट है उसको बढ़ा दिया था। तो कंपनी ने उस रेट को कम किया है। जब आप रेट कम करते हो तो ऑफकोर्स जो आपका कस्टमर है वो उसका जो डिपॉजिट है थोड़े टाइम के लिए डिप होगा। वो चीज आपको क्वार्टर 1 में कंपनी कहता है कि वो उसमें वापस पिकअप दिख रहा है, और जो डिपॉजिट है वो कंपनी वैसे ही अपने खाते बुक को बेसिकली ग्रो करने की बात करता है। अब उसके बाद क्या है, इनका जो ईयूएम है लगभग मान लीजिए 18 से 20% पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सिंस कॉस्ट में पूरा कंट्रोल हो गया है, क्रेडिट क्वालिटी तो आप देखेंगे ऑफकोर्स जो इनका पूरा 2% पे है, सिंस इनकी जो पूरी मिक्स है, मतलब जो इनका पूरा एयूएम है, वहां पे आपका जो रिटेल सेक्शन है वो काफी ज्यादा है, और उसमें पूरा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। कुछ वैसा समझिए जैसे जैसे पूनावाला फिनकॉर्प अपना करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब कि आपके पास गोल्ड लोन भी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला भी सेगमेंट है। तो उससे क्या होता है, आप अपने रिस्क को बेसिकली डाइवर्सिफाई कर पाते हो, तो बिजनेस कुछ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब जो इस क्वार्टर के नंबर है, जब आप उसको देखोगे ना, तो वहां पे आप ये पाएंगे कि इनको कुछ वन ऑफ आइटम बहुत सारे मिले हैं। तो जब आप इनके नंबर्स को देखते हो ना, तो अगर आप उन आइटम्स को हटा दीजिए तो आपको इनके नंबर्स को काफी अच्छे से देखने में हेल्प मिलेगा। तो वहां पे यू विल फाइंड कि इनका एक तो बेसिकली जो फ्रॉड वाला इंपैक्ट आया है, एक तो वो वाला इंपैक्ट हो गया, फिर उसके बाद इनको कुछ ट्रेडिंग लॉस वगैरह हुए हैं, दूसरा इंपैक्ट वो हो गया, टैक्स में इनको डिफरल, मतलब टैक्स इनका कुछ रिटर्न हुआ है। तो नेट नेट अगर मैं इन चीजों को हटा दूं, तो आपको दिखेगा इनका जो नंबर है वो आपका एक, मतलब मान लीजिए 100-150% के ऊपर ग्रो किया है। तो देखा जाए तो बिजनेस जो है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है, इनका क्रेडिट, आपके जो कॉस्ट ऑफ बढ़ेंगे वो आपका कम हो रहा है, क्योंकि इनके डिपॉजिट काफी स्ट्रांग है और इतना बड़ा यूएम बुक है। तो
इनकी आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी आपको कमी दिख रही है। और अच्छी चीज क्या है, आपके क्रेडिट कॉस्ट में आपका कंट्रोल हो गया है, तो वहां से आपका जो प्रोविजंस है वो आपको कम कम लेना पड़ रहा है, तो उस पर भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब जो पूरा ये बिजनेस है ना, तो ये जब आप FY26 देखते हो, इनका जो ROA है वो मान लीजिए 0.5 पे पूरा साल एंड हुआ है। अगर इनका अभी प्रोविजंस नहीं होता इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो आपकी जो ROA है मे बी 0.7 या 1x के आसपास होती। अब जो अपकमिंग ईयर है, वहां पे कंपनी का क्या गाइडेंस है, तो वहां पे हमने AUM और जो भी इनके नेट इंटरेस्ट इनकम है, सब चीजों के बारे में बात कर ली। तो नेक्स्ट जो कंपनी है ना यहाँ पे, अपकमिंग ईयर में आप इनका ये देखोगे, इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो तो स्टेबल रहने वाला है, प्रोवाइडेड कि कोई नया इंपैक्ट ना आ जाए। फिर आपकी जो ओपेक्स टू AUM है वो उसमें आपको कमी दिखेगी, बिकॉज कंपनी यही कहता है कि लगभग अगर 18 से 20% पे इनका AUM ग्रो करेगा, तो इनका जो कॉस्ट है, मतलब जो ओपेक्स है, लगभग मान लीजिए 13 से 14% पे ग्रो करेगा, तो आपको 7% का डेल्टा मिल गया ना। और उसके बाद अगर आपकी एसेट क्वालिटी स्टेबल है, तो आपको बेसिकली प्रोविजन कम करने पड़ेंगे, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। जो आपकी पैट है वो आपकी काफी तेजी से इंक्रीज ग्रो करेगी। तो जैसे अगर इनका अगर आप ROA देखोगे, तो लगभग 0.5x पे, अभी 0.59x पे FY26 इन्होंने एंड किया है। अब जो अपकमिंग ईयर है, तो जिनके मैनेजमेंट है मिस्टर वैद्यनाथन, वो कहते हैं कि FY27 में हमारा जो ROA है वो लगभग 2x को किस करेगा। कहने का मतलब क्या है, 1.9 मान लीजिए, 1.8 मान लीजिए, तो ROA फर्दर यहाँ पे काफी इंक्रीज होने के चांसेस हैं अपकमिंग ईयर में। जब आपका ROA इंक्रीज हो जाएगा, तो जैसे अगर आप इनका ROE देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 7%, 6-7% के आसपास होगा इनका ROE। तो आपको दिखता है सिंस ROA आपका इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ से डबल ट्रिपल हुआ, तो अपकमिंग ईयर में देखते हो कि आप इनका जो ROE है वो आपका धीरे हाई प्रोबेबिलिटी के डबल डिजिट या उससे ऊपर पहुंच जाए। तो बिजनेस काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। इनके जो इम्पैक्ट है आप उस चीज को हटा दीजिए, तो आपको दिखेगा कि बिजनेस काफी डायरेक्शनली अच्छे में आगे बढ़ रहा है। तो अभी जैसे इस वीडियो में हमने 5 या 6 बिजनेस देखी है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे पिरामिड फाइनेंस हो गया, उस बिजनेस में भी जो सारे पैरामीटर्स हैं काफी अच्छे वे में प्ले आउट हो रहे हैं। इसके पहले हमने एसजी फिनसर्व को देखा था, वहां पे भी सारी चीजें काफी अच्छे से प्ले आउट हो रही है। कैपिटल ग्लोबल है, वहां पे काफी अच्छे से चीजें प्ले आउट हो रही है। आई फाइनेंस जो है अच्छा बिजनेस है, वहां पे डायरेक्शनली सारी चीजें अच्छी हो रही है। ROE का एक्सपेंशन आपको वहां पे भी मिलेगा, बट मुझे प्ले करने के लिए, अगर मैं वैल्यूएशन को हटा दूं, तो मेरे पास और बेटर प्लेयर है वहां पे प्ले करने के लिए। इसके बाद जो एसजी फिनसर्व है, वो एसजी फिनसर्व बोल रहा हूँ, जो आपका SBFC फाइनेंस है, वो काफी कंसिस्टेंट जो करता आया है वो करते चला जा रहा है। फाइनली मैंने आई थिंक बजाज फाइनेंस को डिस्कस नहीं किया, तो बजाज फाइनेंस के केस में आप देखेंगे ना, वो बिजनेस ने अपने गाइडेंस को रिड्यूस किया है भाई, मान लीजिए 20 से 25% पे ग्रो करेगा। और उनके कुछ आपको दिख रहे हैं बाउंस रेट वगैरह उनकी कुछ हाई हो गई है, उनके जो यील्ड है वहां पे भी थोड़ा सा कंप्रेशन है। तो वो बिजनेस वैसे ही कुछ आगे बढ़ रहा है, 1.5 लाख का उनका आपका AUM ग्रोथ हो, AUM बुक हो चुका है। बट वहां पे हमारे पास हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ऑलरेडी इंडिया सेल्टर हो गया, या होम फर्स्ट है, एप्टस है, उस तरह की कंपनियां ऑलरेडी हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक रफ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि सारे बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बचे हुए बिजनेस को भी डिस्कस करेंगे। आप अपने डाउट्स पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।